गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको इंग्लिश साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 सांप से मुकाबला नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ हुआ। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला वाले बहुत तेज। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही लौट आओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। पर आंगन में भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डाल आओ। पत्र पोस्ट करने के लिए मक्खनपुर जाना पड़ता था। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं, ये बहुत जरूरी है। जाड़े के दिन थे ही, इस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा गई थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े से चने धोती में बांध दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से भी नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन क्या है? गरुड़। गरुड़ सांप का दुश्मन। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुरे जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। जब वह जाते थे तो आम के पेड़ों पर डंडा मारते चलते थे, जिससे आम नीचे गिर जाता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी 36 फुट गहरा था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने कहां से सांप गिर गया था। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। केवल 2 महीने पहले हमें यह पता चला था कि इस कुएं में एक सांप गिरा हुआ है। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। एक दिन स्कूल से हम लोग लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी, यानी झांकने की। सबसे पहला उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, पर कुएं में जो ही ढेला गिरा तो ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। कुआं सूखा था, उसमें अगर ढेला फेंकते तो उसकी आवाज लौट कर आती कि किस तरीके की आवाज थी। लेकिन जब इस बच्चे ने उसमें ढेला फेंका, तब उसमें उसकी प्रतिध्वनि न आकर एक फुसकार की आवाज आई कि कोई सांप जो है फुफकार रहा है। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से चकित हो गए, जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उझक उझक कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाए। ढेला जाकर सांप को लगता था और सांप गुस्से में फुफकार उठता था। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब ये इन सबों का रोज का नियम हो गया था। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था।
यह रोजाना की आदत हो गई थी। सांप से पुरस्कार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर पुरस्कार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई, क्योंकि यह उनका रोज का नियम था। तो जैसे ही वो दोनों उधर से चिट्ठी लेकर जा रहे थे तो कुएं में ढेला फेंक कर पुरस्कार सुनने की इच्छा हो गई। मैं कुएं की ओर बढ़ा। छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो गया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो जाता है। शावक माने बच्चा, मृग माने हिरण, मृग का बच्चा। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला फेंकने पर मुझ पर तो बिजली से गिर पड़ी। जैसे मैंने टोपी उतारा और सांप पर ढेला फेंका, मुझ पर जैसे लगा बिजली टूट गई। सांप ने फुसकारी मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटते हुए कुएं में गिर रही थी, क्योंकि उसने टोपी के अंदर जो है चिट्ठियां रखी हुई थी और जैसे उसने टोपी उतारी चिट्ठी कुएं में जा गिरी। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान ही निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा मारा भी, ठीक वैसे ही जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, यानी काफी नीचे जा चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद मैं कुएं में गिर जाता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे दोनों भाई। छोटा भाई ढांडे मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है। जब भगोने में आप कुछ दूध, चाय, गर्म पानी कुछ भी रखिए तो जो उसका ढक्कन होता है वह उसके भाप से जो है ऊपर उठता है, वही बता रहे हैं, और पानी बाहर टपक जाता है और जो उसका पानी होता है वह बाहर निकलने लगता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का माँ की गोद की याद आती थी। उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भाव को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। कपोल माने गाल। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड काट करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठियाँ डाल आए, पर उस समय झूठ बोलना मैं जानता ही न था। घर लौटकर सच बोलने से रुई की भांति धुनाई होती है। अगर वह घर आकर सच बोलता है तो जैसे रुई धुल जाती है रजाई गद्दा भरने के लिए, उसी तरीके से उसकी धुनाई होती। मन मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काम जाता था। सिर्फ मार खाने के डर से आत्मा तक, मन तक जो है वो कपा जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अगर मैं सच बोलता हूँ तो मार खाता हूँ, अगर झूठ बोलता हूँ तो चिट्ठियाँ वहां तक पहुंचेंगी नहीं। यही सब जिम्मेदारियों के बोझ से मैं बैठा रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने आए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता ही जा रहा था, यानी शाम होते जा रही थी। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अगर आदमी कोई दृढ़ संकल्प कर ले कि अब जो करना है वो करना है तो दुविधा इससे समाप्त हो जाती है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय। मैंने यह दृढ़ संकल्प किया कि अब मैं कुएं में घुसूंगा और घुसकर चिट्ठियों को निकाल लूंगा। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हूं उससे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है।
उस समय मैं चिट्ठियां निकालने के लिए विषधर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी चिंता न थी। यानी मौत से जूझूं या मौत का आलिंगन करूं या सांप से बच करके मुझे दूसरा जीवन मिले, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मारूंगा, फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। छोटा भाई रो रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर यह कुएं में घुसेगा तो इसको मरना निश्चित है। यद्यपि वह शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई धोतियां, 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफी हुई। हमने धोतियां एक दूसरी बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे की डेंग यानी वह लकड़ी जिस पर चरस जो है टिका रहता के चारों ओर एक चक्कर देकर गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था, इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने को कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई फिर रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिया कि मैं नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे, इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय न था। मुझे सांपों को मारने की आदत थी, इसलिए जब मैं कुएं में घुस रहा था तो मुझे इसका भय नहीं था कि मैं सांप को नहीं मार पाऊंगा। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा तब ध्यान से नीचे देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा लहरा रहा था। तो देखते ही हालत खराब हो गई थी। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था। आधा अग्रभाग ऊपर उठा हुआ, अग्रभाग माने अगला भाग ऊपर उठा हुआ, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। सांप पहले ही तैयार बैठा था। सपेरा जैसे बीन बजाकर सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता तथा फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। जैसे सपेरा जब बीन बजाते हैं तो सांप ऐसे करके खड़ा हो जाता है और जैसे जैसे बीन बजती रहती है सांप हिलता रहता है, उसी प्रकार सांप जो है वह पूरी तरीके से आक्रमण करने को तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था, जिससे उसे बदला लेना था, जिससे उसे जो है युद्ध करना था, वह कुछ दूरी पर ऊपर लटका हुआ था। धोती डेग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं की धरातल की परिधि के बीचों बीच उतरना था। परिधि के यानी कि जो धरातल जमीन थी उसके बीचों बीच उसे उतरना था, क्योंकि चिट्ठियां वहीं गिरी थी। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे, कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई जो है बहुत कम होती है। नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था। मैं उससे ज्यादा दूरी भी नहीं बना सकता था, क्योंकि कुआं कच्चा था और उसकी चौड़ाई बहुत कम थी। उतरना तो था ही, थकावट के कारण ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था।
यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक एक इंच जो मैं नीचे उतरता जाता त्यों तो मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी, यानी मैं और एकाग्र होता जाता था। मुझे एक सूझ सूझी। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए, यानी दीवार पे। दीवार पर पैर लगते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी और सांप ने फूंक करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगे कमर से संपूर्ण बनाते हुए लटकती रही, यानी ऐसे ऐसे करके लटक गई। प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं के दूसरी ओर 1.5 गज पर नीचे धरातल पर मैं खड़ा हो गया। आंखें चार हुई, यानी आंखें मिली। शायद एक दूसरे से पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं, यानी कि वह आंखों में अपने प्रतिद्वंदी की तस्वीर जो है वो लगा लेता है और अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी थी। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी और वह कब किस ओर को आक्रमण करता है सांप ने मुंहनी सी डाल दी थी। शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था, यानी आकाश पर खिले हुए फूल के समान था। यानी चिट्ठी इतनी दूरी पर उसे लग रही थी। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। कभी कभी जो हम योजनाएं बनाते हैं कि ऐसा कर लेंगे, उसका पाला पड़ते ही सामने आते ही वह गलत लगने लगती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत सी हो गई। जैसे ही सांप मेरे सामने आया, मुझे जो मैंने उम्मीद लगा रखी थी सब असंभव दिखने लगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए। घुमाएंगे तब तो चलाएंगे, जब उतनी जगह ही नहीं तो कहाँ से चलेगी। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुंह पर खड़ा होना था। यदि सांप का फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। 3 चिट्ठियां थी, एक बिल्कुल सांप के नजदीक थी और एक बच्चे के पास। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैरों पर डटे थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमजोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचलकर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, काट लेता तो उसके शरीर उसका जो विष है, जहर है, वो मेरे शरीर में पहुंच जाता और मैं भी उसके साथ चला जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, इसलिए मैंने भी डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति से बाहर था, यानी सांप को मार देना, और बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना, यानी छेड़खानी करने की कोशिश करनी है। डंडे को लेकर जो ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी को और उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। सांप को लगा वो उसे मारने जा रहा है। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ी और जो ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली गड़पी और डंडे पर गिरी। सांप ने फुंकार मारी और डंडे पर हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट पड़ा। डर के मारे डंडा हाथ से छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा लगा हुआ है। पीप यानी उसके विष का जो थूक होता है वह विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले ही कायल था। उस सर्टिफिकेट की जरूरत न थी। सांप ने लगातार फूंक फूंक करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद यह सांप का उपहास कर रहा था, क्योंकि उस डंडे पर उसे बहुत भरोसा था कि उसने डंडे से कई सांप को मारा है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि यह सांप जो है डंडे का अपमान कर रहा है या उसका मजाक उड़ा रहा है।
उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने पर फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फू फू करके धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। उसके भाई ने समझा कि शायद अब हमारा भाई खत्म हो गया है, तो वह उसे बहुत दुख हुआ। भाग्य स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजा न थी, पर उस फूंक और धमाके से मेरा साहस बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट गया। जब मैंने चिट्ठी को उठाने की कोशिश की तो सांप जो है डंडे से चिपट गया। हजारों ढंग बचने से निकल आते हैं, वह दैवी कृपा थी। डंडे मेरी ओर खिंच जाने से और मेरे ओर सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफा और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियां धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था, यानी सांप जो है डंडे को लेकर बैठ गया था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया, यानी वह डंडा लेने में समर्थ हो गया। बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो मेरे पैर में उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कठिन काम न था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए 36 फुट चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा, बाहें भर गई। मृत्यु का डर आदमी को कुछ भी करा सकता है। छाती फूल गई थी, धौपनी चल रही थी, पर 1 इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। 1915 ईस्वी में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई थी। इतने दिन बाद सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बैठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डंडे के नीचे छिपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था और डंडे का शिकार। कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक या भयानक न था। धन्यवाद।